बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हमारे पास 4.1 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टैंडर्ड हमारे पास गिवन है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा हम उसको असेंबल करेंगे। हमारे पास क्या है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन और एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, यानी आपने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है और आपने क्या फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। ओके, अब देखिए हमने एफ एक्स और एफ वाई तो फाइंड करना है। अब उसने आपको क्या किया, पहले तो हम देखेंगे ना, हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। इसके लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं जो चैप्टर ने हमें ड्राइव करना सिखाया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ पहले, आगे हम न्यूमेरिकल फिर करेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या ओरिजिन। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके ऊपर एक वेक्टर है, और किसका वेक्टर है, फोर्स का। ठीक है, किसका वेक्टर आ गया हमारे पास, फोर्स का। इसको मैं यहाँ से कवर कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ से, ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या ओ है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ ए और यहाँ पे मैं अगर लिख देती हूँ जी बी और सी, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स वेक्टर चाहिए और एफ वाई वेक्टर चाहिए। आपने एक बात हमेशा रखनी है, ऐसे आपको पता होगा, साइन कॉस और टेन, ये हमारे पास तीन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, साइन हमेशा किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रहेगा तो हमेशा ठीक है। पी ओवर एच के यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, बी ओवर एच और पी बी यानी इन दोनों का फर्स्ट वैल्यू। ये आपको तीन बात याद रखनी। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप देखो हमारे पास एफ एक्स है ना, उसके लिए हमें एक एक्स कंपोनेंट चाहिए और एफ का वेक्टर चाहिए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे सबसे ऊपर, ये देखो अगर मैं एक्स के कंपोनेंट की बात करूँ ना, तो फिर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, एफ एक्स का कंपोनेंट। एफ एक्स क्या है हमारे पास ऊपर, ये क्या होता है, हमने याद रखना है। ये जो है हमारे पास क्या गिवन है, ये नीचे वाला बेस है, ये क्या है जी हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हमने ये करना है, पहले एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स जो है ना हमारे पास क्या है जी, बेस, और उसके साथ हमने एफ फाइंड करना है। एफ एक्स हमारे पास बेस है, ऊपर क्या आ गई जी, बेस। ठीक है जी, फिर हमने किसका वेक्टर है, एफ का वेक्टर है, ये हमारे पास क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, इसको हमने लिख देना है हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ से मुझे देख के बताइए किसके इक्वल हो गया, cos थीटा। आपने हमेशा बात देखनी है कि हमें उसने कहा क्वेश्चन में एफ एक्स फाइंड करना है, ये एफ का वेक्टर है, ये नीचे आएगा, एफ एक्स है, ये हम लिखेंगे क्या, बेस है, ये ऊपर आ गया। ठीक है जी, अब देखो ऊपर क्या है, बेस है, इसको हम लिख देंगे एफ एक्स, हाइपोटेन्यूस में हमारे पास क्या गिवन है, एफ है, इधर क्या आ गया, cos थीटा। आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल एफ cos थीटा। अब इससे ही अगर मैं इसका एफ वाई का फाइंड करना चाहूँगा, मुझे बताओ सबसे पहले हमारे पास एफ वाई है। एफ वाई क्या है, एफ वाई की ऑपोजिट देखो जी परपेंडिकुलर, तो हमारे पास क्या आ गया जी, परपेंडिकुलर ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर, आपने जो एफ का वेक्टर है उसको नीचे रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस। अब देखो पी ओवर एच है, तो पी ओवर एच हम किसके इक्वल कर देंगे, साइन के। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये ऑपोजिटली किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वाई के। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है जी, एफ है, ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा। ओके, आप इधर लिखोगे एफ वाई इज इक्वल एफ साइन थीटा। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है, हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज आ गए, एफ एक्स का भी आ गया और एफ वाई का भी आ गया। हमने इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, एफ एक्स अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, एफ की हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 200 गिवन है। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस हमने किसका लेना है, क्वेश्चन हमारे पास क्या एंगल गिवन है, एंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जी 30। ठीक है, इसका जो 30 का कॉस होता है वो क्या आ जाएगा जी, आपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आ जाएगा 0.866। इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एफ एक्स का क्या आंसर आ जाएगा, 173.2 न्यूटन। ठीक है जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, एफ वाई। एफ वाई फाइंड करने के लिए सेम इससे हमारे पास फोर्स क्या है, 200 न्यूटन है, साइन अपनी जगह पे 30। जब हम साइन 30 लेंगे तो हम कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जी 0.5। इसको जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। किसका आंसर आ गया, एफ वाई का। ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए, एफ आई भी आ गया, एफ एक्स भी आ गया। हम नीटली करके इसको लिख लेते हैं, एफ एक्स का हमारे पास क्या आंसर आया जी, 173.2 न्यूटन, जबकि एफ वाई है उसका हमारे पास क्या आंसर आया, 100 न्यूटन। ओके, हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए दोनों फोर्स के।
ओके जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे 4.2 न्यूमेरिकल, जिसके स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि a force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of door to open as it's shown in the figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it a positive or negative torque? ठीक है जी। अब देखें, हमने ये करना है जी, क्वेश्चन उसने आपको क्या कहा है, फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। आपने क्या लिखना है, हमारे पास से लिखेंगे फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, सॉरी 300 न्यूटन। ओके जी। और उसने कहा है जी अप्लाइड परपेंडिकुलर द नॉब हिंज इफ द नॉब इज, उसने आपको बता दी इस नॉब से डायरेक्शन जो है वो कितनी परपेंडिकुलर, द नॉब इज हिंज फ्रॉम द अवे, मतलब नॉब जो है वो हिंज से कितना दूर है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। ठीक है जी। नॉब का और हिंज का आपस में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज, ये लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर। 1.2 मीटर। ओके, आपने क्या फाइंड करना, उसने कहा जी कि आपने क्या फाइंड करना, व्हाट इज द टॉर्क। आपने टॉर्क को अप्लाई करना। टॉर्क जो है वो किस तरह लिखते हैं जी, हमारे पास टॉर्क आपने फाइंड करना। आपने, आपको एक बात अगर याद हो कि टॉर्क जो है, टॉर्क उसका एक दूसरा नाम होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपको इस नाम से क्या लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉइंट है जहां पे आगे फोर्स अप्लाई हो रही है, ये आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे आगे क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई। इसके ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एल के। ठीक है, तो मैं जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको किसके इक्वल कर दूंगी, एल के। ठीक है, आपने याद रखना है कि फोर्स के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एल के। जैसे यहाँ पे फोर्स है, ये नॉब पे लग रही है और हिंज को, अपनी फोर्स को अप्लाई कर रही है, तो ये फोर्स हिंज पे अप्लाई हो रही है। इस फोर्स, इस नॉब के दरमियान जिससे फोर्स अप्लाई हो रही है, इस हिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एल है। ओके, अब देखो हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क। आप सबको पता है कि जो टॉर्क है उसका क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो देखो मोमेंट आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज होगी। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या आगे बना है, 300, मोमेंट आर्म क्या, 1.2 मीटर। ठीक है जी, आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई टॉर्क मल्टीप्लाई बाय फोर्स का क्या यूनिट होता है, पहले तो हम इसका आंसर लिखेंगे, 360 में आंसर आएगा। फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, इसका क्या था, मीटर, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल 360 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ तक बात खत्म होगी। अगले पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा है कि डायरेक्शन क्या है। आपको क्या लगता है कि जो ये फोर्स लगी है, टॉर्क अप्लाई हुआ है, इससे क्या है डायरेक्शन। अब देखो, ये आपने पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्या है और ये क्या है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, जब आपके पास कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे जा रही होती है ना, ये क्या होती है, क्लॉकवाइज, और जब कोई भी चीज़ बैक से अंदर से ऐसे ऐसे आ रही है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ ऐसे है तो वो क्या है, क्लॉकवाइज, और अगर कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, नहीं सॉरी, ए ऐसे, ठीक है, मतलब इस तरह, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह इस तरह इस तरह जा रही है, क्लॉकवाइज है, और अगर अंदर से उल्टा जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने एक बात खत्म कर दी। अब देखो, अगर ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो आपका जो नोब है वो किस तरह मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से अगर टॉर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका टॉर्क, पॉजिटिव। ओके, तो अगर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, तो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। ओके जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करेंगे 4.3 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट बस कुछ इस तरह है कि टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द positions as shown in the given figure. If the meter rule is balanced at the center of gravity, find the unknown weight W. ठीक है जी, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डाटा है ना, उसमें सबसे पहले उसने आपको क्या कहा है, टू वेट्स आर हैंगिंग। हमने ये अपनी डायग्राम में ड्रॉ भी कर दिया। हमारे पास दो वेट है, एक हमारे पास W और एक हमारे पास क्या, W1। W1 की वैल्यू उसने आपको क्या दी है, 4 न्यूटन। ये हमारे पास अननोन है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने जो टॉर्क का एक कॉन्सेप्ट समझाया था पिछले न्यूमेरिकल में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ वेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो वेट है ये वाला, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या डिस्टेंस है, क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वेट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या दिया हुआ जी, 40 सेंटीमीटर। आपको पता है जहाँ जहाँ हमारे पास सेंटीमीटर वैल्यू, उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 40 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 0.4 मीटर। अब आपका जो दूसरा वाला है ये वेट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या डिस्टेंस है, आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ वेट फ्रॉम
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट कौन सा, W1 वेट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारे पास क्या डिस्टेंस दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है हमारे पास, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, मीटर्स में, इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। अब दो आ गए डिस्टेंस, एक हमारे पास 0.4 मीटर आ गया, हमारे पास क्या आ गया 0.3 मीटर। अब अपने एक बात याद रखनी है कि मैंने आपको पिछले जो न्यूमेरिकल था उसमें बताया था कि टॉर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, उसने आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है, अननोन वेट फाइंड करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले टॉर्क के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करें। जिस भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों वैल्यूज को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपस क्या रहता है, टॉर्क, ठीक है, ये बात होगी। अब हमारे पास जो टॉर्क आ रहा था ना, अब देखो यहाँ पे भी इस तरह है, ये हमारे पास क्या है, वेट है, वेट और फोर्स के सेम यूनिट्स होते हैं, क्या यूनिट्स होते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ डिस्टेंस, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क, और ये जो हमारे पास है क्या है, वेट, ये क्या है, कंसीडर करेंगे फोर्स, इसका और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जो डिस्टेंस है F मल्टीप्लाई बाय L करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टॉर्क, ठीक है। आपने ये बात समझ आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये बात आपको क्यों दोहरा रही हूँ। अब मेरे पास क्या है, हमने लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का क्या सबसे पहला रूल है कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में क्या लिखूंगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे वैसे क्लॉकवाइज आना चाहिए था, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यहाँ से हटा देते हैं, ओके। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या लिखती हूँ जी, सबसे पहले हमारे पास आएगा W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या आया था, D1, ये हमारे पास क्या था, D1, ओके, और ये हमारे पास क्या आ गया था, D2, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, D2। अब ये जो डिस्टेंस है ये D1 है और ये हमारे पास क्या है, D2 है। अब देखो यहाँ पे D1 आ गया, और जो है ना एंटी क्लॉकवाइज इस साइड पे W1 है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, W, और यहाँ पे क्या है, D2, ओके। ये लिखने का मकसद ये था कि दोनों साइड जो टॉर्क सप्लाई हो रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस के मुताबिक आपस में क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इक्वल होंगे। W की हमारे पास वैल्यू नहीं है, D1 उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया है, 0.4, W1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्या है, हमारे पास जी 4, और D2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 0.3, ठीक है। हमने ये करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे, हमारे पास का आंसर आ जाएगा 1.2, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 0.4 से, और हमारा किसका आंसर आ जाएगा, W का। आपने याद रखना W का हमारा क्या आंसर आ जाएगी, 3 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन है, ये इसका क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3 न्यूटन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हम जिक्र करते हैं 4.4 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि a seesaw is balanced with two children sitting either end. Child A weighs 30 kilogram while the child B weighs 40 kilogram. Child A sits 2 meter away from the pivot while the child B sits 1.5 meter away from the pivot. Calculate the total movement on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. Okay? अब देखें हमने ये करना है, इसने आपको जो बातें क्वेश्चन में कही मैंने उसको आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बता दी। ये हमारे पास चाइल्ड ए है जिसका वेट क्या 30 किलोग्राम है और चाइल्ड बी जिसका वेट क्या 40 किलोग्राम, ठीक है। तो चाइल्ड ए है उसका डिस्टेंस पाइवट के साथ कितना है 2 मीटर और चाइल्ड बी का कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है उसको लिखते हैं। चाइल्ड ए का मास कितना हो गया, मास ऑफ चाइल्ड ए, ठीक है। हमारे पास कितना मास हो गया, वैसे तो आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में ज्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन लिखना है मास ऑफ चाइल्ड ए हमारे पास कितना हो गया जी 30 किलोग्राम, ठीक है। जो चाइल्ड बी का मास है वो हमारे पास कितना है जी 40 किलोग्राम, ओके। अब उसने आपको क्या कहा है कि डिस्टेंस देख लिया कि चाइल्ड ए का पाइवट से कितना डिस्टेंस है, मैं लिखूंगी D1 और D2, यहाँ पे लिख सकती हूँ DA, यानी जो ए वाला चाइल्ड है उसका कितना डिस्टेंस है 2 मीटर और जो DB है यानी बी चाइल्ड जो है उसका डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर, ठीक है जी। हमारे पास मैथ्स भी आ गए दोनों के, D1 D2 भी आ गए। अब देखो जी उसने आपको क्या कहा, हमने क्या करना है जी, उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों चाइल्ड का वेट फाइंड कर लेंगे। आपको पता है कि वेट का क्या फॉर्मूला होता है, mg। हमारे पास m गिवन है, g की वैल्यू हमेशा याद रखें, g की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। m एक है तो g, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, मास ए चाइल्ड का 30, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, g से, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन, ओके। न्यूटन से आपको क्या याद आया, वेट एंड फोर्स हैव सेम यूनिट्स, ओके। यहाँ बस किसका आ गया वेट चाइल्ड ए का, ओके। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ चाइल्ड बी।
वेट ऑफ चाइल्ड बी फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। मास हमारे पास क्या गिवन है, वेट मास क्या गिवन है जी 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 400 न्यूटन। ठीक है जी, यहाँ बस किसका वेट आ गया, चाइल्ड बी, दोनों का वेट आ गया। अब उसने आपको क्या कहा है, मैं आपको दोबारा से एक बात दोहराऊं कि उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट टोटल मूवमेंट। आपको पता है जो टॉर्क है और मूवमेंट ऑफ फोर्स है, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, ये ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं, इनको हम सेम यूज करते हैं। उससे आपसे क्या पूछा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपको पता है मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट आर्म है इसका क्या मतलब होता है, जहां पे भी आपका फोर्स यानी वेट ऑफ फोर्स एक ही बात है, बिकॉज दे बोथ हैव सेम यूनिट्स। जहां पे भी आपका वेट और फोर्स अप्लाई हो रहा है उस जगह का मिडल के साथ यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, एल। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस जगह पे फोर्स अप्लाई होगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम किसके इक्वल करते हैं, एल के, मूवमेंट आर्म के। तो यहाँ पे लिख देना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी फोर्स अप्लाई होगी या कोई जगह यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, मूवमेंट आर्म। तो देखो यहाँ पे टॉर्क है, टॉर्क लिख लो, मूवमेंट ऑफ आर्म लिख लो, एक ही बात। अब हम दोनों की अलग अलग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में से क्या है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑन ईच साइड। पहले हम ए चाइल्ड की फाइंड करेंगे। हमारे पास जो फोर्स है यानी वेट है वो कितना है, 30 है। डिस्टेंस कितना है जी, इसको हम कितना लिखेंगे, वेट 30 नहीं है, सॉरी वेट क्या हो गया थी 300। ठीक है जी, हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 600। हमने क्या फाइंड किया, टॉर्क, टॉर्क का क्या यूनिट होता है, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का क्या हो गया न्यूटन और एल का क्या हो गया मीटर, तो हमारे पास क्या आ गया 600। इससे जो चाइल्ड बी है, चाइल्ड बी का हमें वेट भी पता है, इसको हम फोर्स लिखेंगे और इसको क्या लिख देंगे, मूवमेंट आर्म। वेट और फोर्स की एक ही बात है, जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा था उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास वेट आ गया। तो चाइल्ड बी का वेट हमारे पास कितना आया 400, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। अब देखो जी, चाइल्ड ए और बी दे बोथ हैव सेम मूवमेंट ऑन ईच साइड, यानी दोनों साइड पे मूवमेंट ऑफ आर्म का क्या आंसर आया, इस साइड भी ए चाइल्ड की साइड है, बी साइड चाइल्ड की साइड भी, दोनों मूवमेंट ऑफ आर्म का आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज। हमने पिछले न्यूमेरिकल में जो 3 वाला न्यूमेरिकल था 4.3, उसमें हमने देखा था कि जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के मुताबिक इक्वल होती हैं तो क्या होता है, सीसा किसमें, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एज क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि जो सीसा है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में। ओके, सीसा किसमें, इक्विलिब्रियम में। ओके जी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे 4.5 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि a crow boy is used to lift a box as shown in the given figure. If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो सिंपल करना है। उसने आपको क्या कहा है, a force applied, फोर्स उसने आपको कितनी बता दी, अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी, अप्लाइड फोर्स हमारे पास कितनी 250 न्यूटन। ओके, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है 250 न्यूटन। ठीक है, अगली लाइन में उसने आपको क्या कहा है जी कि जो डिस्टेंस है वो क्या दे दिया आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, कितना आपका गिवन है डिस्टेंस 30। जो हमारे पास है ना, ये जगह से जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है उस जगह से लेके ये हमारे पास पाइवट है। ठीक है, इस पाइवट और ये फोर्स की जगह से अप्लाई जहां पे हो रही है उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ये लिखने इसलिए जरूरी था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, वेयर फोर्स इज अप्लाइड, आप जब लिखेंगे तो आप सिर्फ D1 भी लिख सकते हैं, हमारे पास D1 जो है वो क्या है 30 है। ठीक है, और जो D2 है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, वेयर फोर्स इज अप्लाइड यानी हमारे पास क्या है D1, इधर मैं लिख दूंगी D1 हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने किस में चेंज करना था, हमेशा मीटर में। मीटर में चेंज करने हम क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100, हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी 0.3 मीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा किसका, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट इज अप्लाइड। और दूसरा डिस्टेंस क्या है, द पाइवट टू द बॉक्स, मतलब ये पाइवट और बॉक्स के दौरान जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या है D2 5 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट टू बॉक्स। ठीक है,
मतलब इस पाइवट और बॉक्स के दौरान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, फ्रॉम पाइवट टू बॉक्स हमारे पास कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर, 0.05 मीटर सॉरी, ठीक है 0.05 मीटर। अब देखो हमारे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, ठीक है ये हमारे पास क्या है D2 और ये हमारे पास क्या है D1, ठीक है ये हमारे पास क्या है D1। अब देखो हमारे पास D1 D2 आ गया। अब हमने ये करना है, आपको बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सॉरी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसने क्या कहा है हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर। इसका मतलब है कि उसने आपको क्या दे दिया जी, ये आपके पास एक फोर्स है जो उसने आपको बता दी कितनी है 250 न्यूटन, ठीक है ये फोर्स आपको बता दी, इसका डिस्टेंस ही बता दिया। ये जो फोर्स है मैंने आपको पहले दोनों न्यूमेरिकल्स में यही बात की है कि जो फोर्स है और वेट है दे बोथ हैव सेम यूनिट्स। तो यहाँ पे ये वेट या फोर्स आप इसको कह रहे हैं, इधर हम वेट ही कंसीडर करेंगे कि वेट पड़ा है, ये वेट आपको फाइंड करना है, ये फोर्स आपके पास गिवन है D1 D2 गिवन है। आपको बताया है कि हमने पहले भी पिछले दो न्यूमेरिकल्स में सेम ही बात की थी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स आपका हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है आपस में इक्वल। तो हमारे पास ये जो है ना एक साइड पे वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहती हूँ जी ये क्लॉकवाइज और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वेट लिफ्टेड, यहाँ पे इस तरह की बात करेंगे कि जो मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स है ना, यानी आपके पास जो अप्लाइड फोर्स है जिससे हम टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क में क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट, ठीक है जी। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ वेट लिफ्टेड। देखो सॉरी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ वेट लिफ्टेड, ओके। देखो एक साइड पे फोर्स अप्लाई है, दूसरी साइड पे वेट पड़ा है, ठीक है। हमने ये करना है इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। देखो मूवमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स में क्या हमारे पास F है जो हमारे पास फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, और क्या D1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है W है जो हमने क्या करना है फाइंड करना है, और क्या है D2 है। इसमें मैं आपको पहले कंसीडर कर दूंगी कि दोनों साइड पे जब भी आपको इस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है। यहाँ पे हमने जो डायग्राम क्वेश्चन में गिवन थी ना फिगर, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ये वाली जो साइड है वो क्या है फोर्स यहाँ पे गिवन है और डिस्टेंस बता दिया पाइवट का, यहाँ पे पाइवट का और बॉक्स का डिस्टेंस बताया और इसका वेट हमें नहीं बताया, अननोन वेट है, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ बस फोर्स है, फोर्स में बस क्वेश्चन में क्या गिवन थी 250, ठीक है। D1 हमने फाइंड किया था, D1 हमारे पास क्या था 0.3, W में नहीं पता, D2 में क्वेश्चन में गिवन है 0.05, ठीक है जी। अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 75, यहाँ पे क्या आ गया W मल्टीप्लाई बाय 0.05, ओके। 75 से हम किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल 75 ओवर 0.05, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा W इज इक्वल 15,000 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये जो W है वो कितना है 15,000 न्यूटन का W है, ओके। ये बात आपने बस याद रखनी है कि हमने जब भी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में करना है तो अप्लाइड फोर्स को और वेट लिफ्टेड को इकट्ठा करना है कंडीशन के हिसाब से। अगर जिससे हमने पिछले वाले 4.4 में 4.3 में ये कहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लोगों को इक्वल कर दिया था। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पाइवट से, हमारे पास डिस्टेंसेस गिवन होंगे, एक वेट गिवन होगा, दूसरे वेट को फाइंड करने के लिए हमेशा दोनों को इक्वल करना है और वैल्यूज को पुट कर देना, आंसर निकालना, ओके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।